जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि द ब्लू अम्ब्रेला नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो द ब्लू अम्ब्रेला यह एक उपन्यास है जिसको लिखा है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। धीमसा किस राज्य का नृत्य है? तो आप ध्यान रखेंगे कि धीमसा जो नृत्य है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में भी आपको ये नृत्य देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि धीमसा सबसे ज़्यादा होता है आपके उड़ीसा में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन में अगर ये तीनों नाम आपको मिल जाते हैं तो उस स्थिति में आप उड़ीसा को एग्जाम में टिक करेंगे। क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्हीं के द्वारा क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन अभी तक बनाया गया है। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और आखिरी प्रश्न था कि वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट 2020 कौन रही हैं? तो ये रही हैं महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। और मनिका बत्रा के साथ साथ रानी रामपाल को भी इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष मिला कितने लोगों को है? तो कुल मिलाकर के 5 लोगों को मिला हुआ है, जिनमें से एक रानी रामपाल हैं, उसके अलावा मनिका बत्रा हैं, रोहित शर्मा हैं, थंगा वेलू हैं और उसके अलावा एक हमारी हरियाणा के रेसलर हैं जिनका नाम है विनेश फोगाट। तो इन 5 के नाम तो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको सिंपली सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2019 के जो करंट अफेयर की पीडीएफ है उसको भी मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो एग्जाम हुए हैं अभी एसएससी वाले, उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इन 4 महीनों के करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके इससे अपने करंट अफेयर की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व अभिघात दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रामा डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि 17 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अक्सर आपने सुना होगा ट्रामा सेंटर के बारे में। तो जब भी किसी व्यक्ति की इस प्रकार से दुर्घटना होती है तो उसको ले जाया जाता है ट्रामा सेंटर में। तो विश्व अभिघात दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारी मार्ग में दुर्घटनाएं होती हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है, तो इसी को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सभी व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार हमारे दिल्ली में 2011 में इसको मनाया गया था, उसके बाद में दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाने लगा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है। तो एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2019 में हमारे देश में लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ हो गई थी मार्ग दुर्घटनाओं में। और कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रोड हाईवे और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2030 तक हम लोग अपने देश में मार्ग दुर्घटनाओं से होने वाली जो डेथ रेट है उसको पूरी तरीके से शून्य कर देंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत व श्रीलंका के बीच कहां पर स्लीनेक्स 2020 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो यह अभ्यास 2019 में यानी कि पिछले साल हुआ था विशाखापट्टनम में, और इस बार यह होगा तिंकोमेली में। कहां पर? तिंकोमेली, जो कि है श्रीलंका में, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे देश की सरकार का सागर विजन है, क्या है? सागर विजन, तो उसी के अंतर्गत स्लीनेक्स 2020 अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के त्रिंकोमेली में किया जाएगा। और इसमें हमारे देश की तरफ से आईएनएस कमोरता और आईएनएस किल्टन शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के यह 3 दिवसीय अभ्यास होगा, यानी कि 19 से लेकर के 21 अक्टूबर तक ये अभ्यास चलेगा। तो इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है।
और अगर हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के साथ में हम लोग एक अभ्यास और करते हैं जिसका नाम है मित्र शक्ति। क्या नाम है? मित्र शक्ति अभ्यास। और ये पिछले साल पुणे में आयोजित किया गया था। अब अभ्यासों की बात हुई है तो कुछ अभ्यास मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग फ्रांस के साथ में 3 अभ्यास करते हैं। एक है वरुण अभ्यास जो कि नौसेना करती है, एक है गरुण अभ्यास जो कि वायुसेना करती है, और एक है शक्ति जो कि दोनों देशों की आर्मी के बीच में किया जाता है। उसी प्रकार से आपने कुछ कंफ्यूजिंग अभ्यास के बारे में सुना होगा। तो इनमें एक हमारा होता है मैत्री। तो सिंपल मैत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। मैनावती मैत्री की बात करते हैं तो ये अभ्यास हम लोग करते हैं बांग्लादेश के साथ में। वहीं पर अगर हम लोग शक्ति के नाम से सैन्य अभ्यासों की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मित्र शक्ति ये हम लोग करते हैं श्रीलंका से, शक्ति हम लोग करते हैं फ्रांस से, हरिमऊ शक्ति करते हैं मलेशिया से, और गरुड़ शक्ति नाम का जो अभ्यास है वह हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के किस जहाज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया आईएनएस चेन्नई के ऊपर से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा हो गया भारत और यहाँ पर आपको मिलेगा अरब सागर। तो बात करते हैं अगर हम लोग आईएनएस चेन्नई की, तो ये आपका मुंबई में रखा जाता है। तो मुंबई से आया अरब सागर में, और अरब सागर में इसके ऊपर से जो हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग किए जाने का मतलब होता है कि जो हमारा रॉकेट होता है उसको लॉन्च किया जाता है और उसकी रेंज के भीतर कोई एक पार्टिकुलर टारगेट होता है जिसको यहाँ पर हिट करना होता है उस मिसाइल के द्वारा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आईएनएस चेन्नई के ऊपर अरब सागर में इसकी टेस्टिंग की गई है। आपको यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड भी ध्यान रखनी है। तो ये है 2.8 मैक और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। हालांकि ये जो अभी टेस्टिंग की गई है यहाँ पर ये की गई 290 किलोमीटर की, लेकिन कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जो टेस्टिंग है वह 450 किलोमीटर के रेंज में भी की गई थी उड़ीसा के बालासोर में। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो हमारे देश के डीआरडीओ के द्वारा रूस के सहयोग से इसके निर्मित किया गया है और ये 2 नदियों के संयुक्त नाम से बना है। जैसे कि एक हमारी है ब्रह्मपुत्र जो कि हमारे भारत की नदी है, और एक है मोस्कवा। तो मोस्कवा नदी आपको मिलेगी रूस में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं आईएनएस चेन्नई की, तो ये हमारा एक कोलकाता क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। कौन? कोलकाता क्लास का ये आईएनएस चेन्नई एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो ये हमारा तीसरा है। इसके अलावा 2 अन्य कौन से हैं? तो एक है आईएनएस कोच्चि और एक है आईएनएस कोलकाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएनएस चेन्नई ये हमारा शिप है और इसके ऊपर से इस प्रकार से फायर किया गया ब्रह्मोस मिसाइल को। अगला प्रश्न है, स्टेला एप्स ने किस राज्य में अपनी तरह के पहले डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म मूपे को लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है राजस्थान राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप पहले यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान राज्य में जो भी हमारे डेयरी से जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया है स्टेला ऐप्स ने। तो ये एक प्रकार का हमारा आप कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट का ऐप है जिसमें आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि जो हमारे कैटल पे लोन मिलता है उसकी सुविधा भी आपको मिलेगी। फिर जो आपके लाइव स्टॉक होते हैं उनका इंश्योरेंस भी आप इसके माध्यम से करवा सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी आपको अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करना होता है या दूध की बिक्री के बाद में आपको अपना हिसाब किताब रखना होता है, वो सारी सुविधा इस ऐप के ऊपर मिलेगी। तो स्टेला ऐप्स की बात करते हैं जिसने इसको डेवलप किया है, तो यह आईआईटी मद्रास की एक स्टार्टअप है। वहीं पर राजस्थान राज्य की बात हुई है तो राजधानी आपको मिल जाएगी जयपुर में। राज्यपाल है कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। स्थापना कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा जोधपुर में जिसके मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। बाकी ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को जोड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये प्रश्न किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, पहला देश बन गया है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सिंगापुर के द्वारा
जो उसके यहाँ का नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस है उसको इन्होंने एक नए नाम जिसका नाम है सिंह पास फेस वेरिफिकेशन से जोड़ दिया है। तो ये एक प्रकार का फेशियल वेरिफिकेशन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी मोबाइल में आप फेस लॉक को भी लगा सकते हैं, यानी कि जब आपका चेहरा मोबाइल के सामने आएगा तब आपके मोबाइल का जो लॉक है वह खुल जाएगा। तो ये जो सुविधा शुरू की गई है सिंगापुर के द्वारा, हालांकि कुछ लोग इसके प्राइवेसी को लेकर के भी कंसर्न उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगापुर की सरकार ने कहा है कि जो भी हमारे देश के लोग हैं वह सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सुविधाओं या जो भी अन्य सुविधाएं होती हैं उनका उपयोग इस फेशियल वेरिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अब फेशियल वेरिफिकेशन ये कोई, जैसा कि मैंने आपको बताया, नई तकनीक नहीं है। बहुत सारी जो हमारे विश्व की कंपनियां हैं उनके द्वारा भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन एक देश के रूप में इसका यूज करने वाला सिंगापुर बन गया है पहला देश। तो सिंगापुर की राजधानी आपको सिंगापुर सिटी में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है डॉलर। ली हाइन लूंग यहाँ के हैं पीएम। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में G20 के पहले यूथ 20 सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो पहली बार इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया और इसमें शामिल हुए हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और G20 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 2020 में इसका अध्यक्ष देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के हैं अल खुबर, जिनकी अध्यक्षता में इस यूथ 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। थीम इसकी क्या रही? तो थीम इसकी रही गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। तो ये इसकी थीम रही। वहीं पर इसमें हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए थे और किस प्रकार से कोविड-19 के बाद में जो हमारे युवा हैं उनके लिए अवसर और उनके सशक्तिकरण पर किस प्रकार से काम किया जाए इसके ऊपर चर्चा हुई है। G20 का नाम आया है तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगले साल इटली इसका अध्यक्ष देश होगा और 2022 में हमारा देश भारत इसका अध्यक्ष देश होगा। अगला प्रश्न है, शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में भारत की एला वेनिल वाला रिवन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है महिलाओं की श्रेणी में स्वर्ण पदक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो एला वेनिल वाला रिवन है ये हमारे तमिलनाडु राज्य के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने महिलाओं की श्रेणी में जीता है स्वर्ण पदक। वहीं पर पुरुषों की श्रेणी में हमारे यहाँ के एक खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र के, जिनका नाम है साहू तुषार माने। इन्होंने जीता है रजत पदक। तो आप ध्यान रखेंगे कि पुरुषों की श्रेणी में जो स्वर्ण पदक है वह जापान के नाओ ओकाडा ने जीता है। तो स्वर्ण पदक की बात हो गई, रजत की हमने बात कर ली। महिलाओं में मैंने आपको बता ही दिया कि एला वेनिल को यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला है और एला वेनिल जो हमारी ये तमिलनाडु की खिलाड़ी हैं और साहू तुषार महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा आभासी तरीके से इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर डॉक्टर ने नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ने, यानी कि जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये मामला है क्या, थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कोऑपरेटिव। जो लोग गांव के होंगे उन्होंने सुना होगा नाम कोऑपरेटिव, तो हम लोग गांव में इसे कोऑपरेटिव कहते हैं। तो कोऑपरेटिव ये एक प्रकार की हमारी सोसाइटी होती हैं जो कि सरकार के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। जो भी इस प्रकार की कोऑपरेटिव होती हैं या कोऑपरेटिव होते हैं उनके माध्यम से विभिन्न सुविधाएं इस प्रकार से ग्रामीणों को मिलती हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब ये आवंटन हुआ क्यों है? क्योंकि जो हमारी एनसीडीसी है इसके द्वारा जो भी हमारी सहकारी समितियां इस प्रकार से हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना चाहती हैं तो उनको यहाँ पर ऋण दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ का हेल्थ केयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए एनसीडीसी के द्वारा यहाँ पर इनको ऋण दिया जाएगा। और इस ऋण की खास बात होगी कि ये 8 वर्षों के लिए होगा और यहाँ पर जो भी कोऑपरेटिव ऋण लेगी
उसे 1 से 2 वर्षों तक इस ऋण के ऊपर किसी भी प्रकार का EMI नहीं देना होगा, यानी कि मोराटोरियम की सुविधा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जैकिंडा अर्दर्न किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई? तो ये चुनी गई हैं न्यूजीलैंड की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 2017 में इससे पहले चुनाव हुआ था, जब जैकिंडा अर्दर्न पहली बार न्यूजीलैंड की PM बनी थी, और 2020 में दूसरी बार ये 49% मतों के साथ में यहाँ की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। आपको न्यूजीलैंड के बारे में ये ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। और अभी हमारी जो पासपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट आई थी उसमें भी न्यूजीलैंड रहा था पहले स्थान पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। राजधानी आपको मिल जाएगी वेलिंगटन में और मुद्रा यहाँ की है डॉलर। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूजीलैंड, और ये आपको एक छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि न्यू कैलेडोनिया के जो लोग हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया उसमें उन्होंने फ्रांस की कॉलोनी बने रहना स्वीकार कर लिया है, यानी कि ये लोग फ्रांस के आधिपत्य में ही कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये यहाँ पर जीत लिया है जापान की नोजोमी ओकुहारा ने, और इन्होंने स्पेन की कैरोलिना मारिन को हरा दिया। तो कैरोलिना मारिन जो कि डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की 3 बार की चैंपियन थी, इनको हरा दिया है नोजोमी ओकुहारा ने। तो ये हमने बात की महिला एकल की। अगर हम लोग पुरुषों की श्रेणी में बात करते हैं तो डेनमार्क के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एंडर्स एंटोसेन। तो इन्होंने डेनमार्क के रामगस गेमके को हरा दिया। तो वैसे आपको यहाँ पर महिला एकल वाला जरूर याद रखना है। और बात करते हैं डेनमार्क ओपन की, तो ये डेनमार्क में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभियान को लॉन्च किया? तो कल मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। किसकी? मिशन शक्ति प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, और अब इनके द्वारा राजधानी लखनऊ में सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभियान को भी लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये दरअसल है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की योजना है कि जो भी हमारे देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्था की जाए जिससे हम लोग महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। तो कुल मिलाकर के गृह मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और इसके लिए पहले चरण में हमारे देश के 8 शहरों का चुनाव हुआ है। कौन से 8 शहर हैं? दिल्ली है, बेंगलुरु है, लखनऊ है, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई। तो ये आपके 8 शहर हैं जहां पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है पहले चरण में, और अब इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लॉन्च किसने किया? तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस अभियान के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इसमें खर्चा आएगा उस खर्चे में से 60% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, और जो 40% का हिस्सा है वह उस पार्टिकुलर राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ में है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उच्च न्यायालय आपको प्रयागराज में मिलेगा और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं गोविंद माथुर। आखिरी प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में फसल अवशेषों को जलाए जाने से रोकने के लिए एक व्यक्ति निगरानी समिति का गठन किया? तो इसके हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मदन बी लोकुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सर्दियां आती हैं उस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है वायु प्रदूषण की, यानी कि जो वायु है वह इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है या उसमें आपके इतने ज़्यादा हमारे इस प्रकार से हानिकारक एलिमेंट आ जाते हैं जिससे न केवल लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है बल्कि वहाँ पर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और ये जो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कहाँ पर? दिल्ली में। उसके पीछे का एक कारण है पंजाब, हरियाणा और
उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वह अपने फसलों के अवशेष को जला देते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति को यहाँ पर सुझाव देना है कि किस प्रकार से यहाँ पर फसलों के अवशेष को जलाया जाना है या फिर किस प्रकार से इनको मैनेज करना है। और मदन बी लोकुर की बात करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं अभय मनोहर सप्रे की, तो जो हमारी रोड सेफ्टी के ऊपर समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे। मिहिर साहब की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन के लिए जो मसौदा तैयार किया जाना है उसके लिए समिति गठित की गई थी मिहिर शाह की अध्यक्षता में। चलते चलते कुछ अन्य चीजें भी जान लेते हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन किया जाता है जिसे हम लोग ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। तो अभी आरबीआई ने ये घोषणा की है कि हम लोग स्टेट बॉन्ड को खरीदने के लिए 22 अक्टूबर को 10,000 करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशन का आयोजन करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जो हमारी मार्केट होती है उसमें मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। इसके अंतर्गत आरबीआई के द्वारा जो भी आपके मैच्योर हो चुके बॉन्ड हैं उनको बेचा जाता है और जो आपके लॉन्ग टाइम में मैच्योर होने वाले बॉन्ड हैं उन सभी को खरीदा जाता है। तो ये होता है ओपन मनी ऑपरेशंस और अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा भी गया था। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, तो ये हमारे इस समय गृह सचिव हैं और अभी केंद्र सरकार के द्वारा इनका जो कार्यकाल है उसको 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक विशेष प्रकार के जीवन बीमा उत्पाद जिसका नाम है सरल जीवन बीमा, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो IRDAI है उसके द्वारा हमारे देश में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि इसको पूरी तरीके से रेगुलेट किया जाता है और इन्होंने सभी बीमा कंपनियों के लिए एक सरल जीवन बीमा उत्पाद लॉन्च करने के बारे में कहा है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इनके बेटे हैं रोहन जेटली जो कि अब दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। रोहन जेटली अब DDCA के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं कमेंट आप सभी के पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे स्थित है? गोल्डन बटरफ्लाई किस राज्य का प्रसिद्ध चाय है, यानी कि यह एक चाय का प्रकार है? सैला किस राज्य का लोक नृत्य है? गौरी गौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और जो पहला खेल रत्न पुरस्कार था यह किस खिलाड़ी को मिला था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।